चलिए बच्चों आगे करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जानते हैं आपके बोर्ड और नीट में इम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। जेई वाले में इम्पल्स को पढ़ाते हैं, समझे, उस पर अलग चैप्टर है एकदम बनाया हुआ है जेई में। बट आप लोग को बहुत लिमिटेड पढ़ना है, तो जितना पढ़ना उतना हम उससे थोड़ा हल्का बता देंगे ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है बच्चों, आपने बात करा एफ बराबर किसका जी, डीबी बाई डी टी का, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू टी पी। अब मानिए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इस चीज को मैथमेटिकली अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, मैथमेटिकली आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये फोर्स और टाइम का क्या है, प्रोडक्ट का इंटीग्रल है, ठीक है। ये मैथमेटिकल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आपका काम चल जाता है बोर्ड और नीट में, मात्र इस जानकारी से। बाकी एक्चुअल में क्या है उसको मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, अभी बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है ये। तो डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है ना। इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, या इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब ऐसी बात, ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर। इसका यूनिट देख पा रहे होगे, न्यूटन इंटू सेकेंड, हम लोग यूनिट डायमेंशन में किए थे ना। इसी को लिख सकते हैं क्या हम, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, इंपल्स का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज अलोंग फोर्स, या फिर कह सकते हैं क्या, अलोंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और अलोंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दोनों में से कुछ भी कह लो, ठीक है। ये मैथमेटिकल भाषा में समझा दिए इंपल्स, और इतना समझ गए तो न्यूमेरिकल इसका बन भी जाएगा। बट अब मैं एक्चुअली समझाता कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम के चेंज के बराबर है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास पार्टिकल का होता है, वेलोसिटी भी पार्टिकल का होता है, तो मोमेंटम पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो कि बदल रहा है यहाँ पे। फोर्स क्या पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, समय क्या पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो किसी फोर्स का, इस चीज को डिग्री बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डिग्री। किसी फोर्स का डिग्री कि वो किसी पार्टिकल पर लगने के बाद उसके मोमेंटम में किस हद तक चेंज ला सकता है। जैसे टेम्परेचर के बारे में बोलते हैं ना, 80 डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई कितना ज्यादा गर्म है या कोई कितना गर्म है, डिग्री। तो वैसी फोर्स का एक डिग्री जो कि बताएगा कि किसी चीज पे लग के वो उसके मोमेंटम को किस हद तक बढ़ा सकता है या चेंज कर सकता है, उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और इम्पल्स कोई पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल, टाइम क्या है, एक्सटर्नल, तो ये इम्पल्स होता है, समझे। तो यही मेन अंतर है, मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल का, जबकि इम्पल्स क्या है, एक्सटर्नल बिहेवियर के कारण ही आता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना, यस सर। तो देखो इम्पल्स का हम रियल मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। इम्पल्स इज डिग्री of a force that how much a force can bring change in linear momentum
ऑफ ए पार्टिकल, या फिर बोले थे हम तब भी सिस्टम ऑफ, अच्छा एक चीज देखो ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आगे हम एसओपी लिख दिया करेंगे, समझ जाना, ठीक है, शॉर्टकट में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर मोमेंटम किसका बिहेवियर होता है? पार्टिकल का। इंपल्स पार्टिकल का बिहेवियर नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्स का बिहेवियर है विथ टाइम। तो लीनियर मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल but impulse is not a property of particle, ठीक है। एक चीज और हम तुमको कंसेप्चुअल चीज बताने वाले हैं अभी, जब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर है तो क्यों इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं? तो इसका कारण छुपा है इंपल्सिव फोर्स के अंदर। किसके अंदर? तो पहले हम इंपल्सिव फोर्स बताते हैं, फिर हम समझाएं कि क्यों जरूरत पड़ा इस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने का, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए तब तक, फिर हम बताते हैं इंपल्सिव फोर्स, और उसके बाद बताएंगे हम इंपल्स जैसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्यों सोचा गया। चलिए आपको बताते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स होता है जो एकदम सडनली लगता है, अचानक से, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, ये बोर्ड पे मैं ऐसे हाथ रखा, आराम से फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक फोर्स है, ये इंपल्सिव नहीं है। दूसरा देखिए, मैं हाथ एकदम तेजी से लाया, एकदम अचानक से लगा इस पे, तो वो फोर्स क्या हुआ? इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स ऐसा होता है जो वेरी सडन लगता है, एकदम क्विक, अचानक से, और तुरंत लगता है, तुरंत खत्म भी हो जाता है, बहुत कम समय के लिए लगता है, और बहुत हेवी अमाउंट में इसका मैग्नीट्यूड होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे दो कार या ट्रक आपस में टकरा गए, देखो कितना खतरनाक होता है, दोनों डिस्ट्रॉय एकदम। तो इंपल्सिव फोर्स ऐसा ही होता है, वेरी सडन, वेरी क्विक एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव, खतरनाक होता है, और वेरिएबल भी होता है। इसका ग्राफ दिखाता हूं, इससे ज्यादा आइडिया लगेगा। देखो फोर्स टाइम, देखो अभी चल रहे हैं, सब कुछ जीरो है ना। अब देखो सडनली एक टी समय आया, ये देखो ग्राफ का पिक, और तुरंत खत्म हो गया। समय को देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? बहुत कम समय, dt समय क्या होता है? बहुत कम। अब फोर्स देखो वेरिएबल हुआ, क्योंकि जीरो से बढ़ते बढ़ते पीक पे गया, तुरंत घट भी गया। तो ऐसा टाइप का फोर्स होता है ये, ठीक है, इंपल्सिव फोर्स। तो इसका प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, इट इज वेरी सडन फोर्स, है ना, एक्ट वेरी सडन फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जिस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, याद है? इंस्टेंट। दूसरी बात, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तीसरी बात, ये वेरिएबल भी होता है, क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके का होता है इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। फार्मूला समझ ही रहे हैं क्या होगा? F इज इक्वल टू वही dp बाई dt, क्लियर। इसका मैं आपको दो एग्जांपल दे दे रहा हूं। अगर आपको इससे बचना है, अगर आपको इससे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को किसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट के अंदर बॉल को जो कैच करता है ना, कैच, तो अपने हाथ को ऐसे पीछे खींचता है क्या? कैच करने वाला क्यों करता है? ताकि बॉल के साथ जो उसका कोलिजन हो, उसका समय इंक्रीज कर दिया जाए। तो समय इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, और नहीं करेगा तो हाथ फट जाता है, समझे?
इम्पल्सिव फोर्स को डिक्रीज करवाते हैं। समझ गए? यस सर। तो क्रिकेट में क्या होता है, बॉल कैच करते वक्त हैंड को क्या करते हैं, पुल बैक करते हैं, पीछे खींचते हैं ना, पुल बैक बैक करते हैं ताकि समय क्या हो जाए, बढ़ जाए, और फोर्स क्या हो जाए, घट जाए। समझ गए? आप लिख लीजिएगा, समझ गए ना? क्रिकेट के अंदर बॉल को कैच करते वक्त हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि समय बढ़े और फोर्स घटे। क्लियर? और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगर आपको कहा जाए कि जंप करना है, ठीक है ना, एक तो बालू पे करना है, और एक समझ लीजिए टाइल्स वाला फ्लोर होता है ना, है, उस पे किस पे जंप करना पसंद करोगे? बालू पे। क्यों? कि बालू पे जब तुम कूदोगे तो बालू धंसेगा, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस पे कहां पे टांगे टूट जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए कि सैंड के केस में जब आप जाओगे तो टाइम जो तुम्हारा dt है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन, है ना। और इसलिए जो तुम पे फोर्स लगने वाला वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सेफ रहोगे। बताते हैं, सॉकर्स जानते हो ना, सॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है ना बाइक्स में या किसी भी कार में या साइकिल में, किसी भी व्हीकल में। क्यों किया जाता है? जब सडनली तुम्हें ब्रेक मारना पड़े, ठीक है, चाहे गड्ढा उड्ढा में गाड़ी चक्का फंस गया या स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि तुम तेजी से चल रहे हो, सडनली ब्रेक मारे, ठीक है ना, तो सडनली एक लार्ज फोर्स लगेगा बाइक पे। अब बाइक पे तुम बैठो, तुम पे भी लगेगा, है कि नहीं? तो सॉकर से क्या होता है, जो कोलिजन होना है, जो कोलिजन होना है उसका टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए जो फोर्स बाइक पे लग सकता था या तुम पे जो लगेगा, क्योंकि तुम हैंडल पकड़े हुए ना भाई, सर सीधा सा तो हैंडल ही पड़ता है ना, कुछ होता है तो तुम्हारे कंधे पे चोट ना आ जाए, बैक पे ना आ जाए, है कि नहीं? आगे पीछे दोनों तरफ सॉकर रहता है ना, तो टाइम ऑफ जर्क उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ जर्क को बढ़ा देता है, तो तुम पे डैमेज मतलब गाड़ी का या बॉडी का नहीं होगा, कम क्या होता ही नहीं, है ना। अगर खतरनाक ना हो तो एकदम सडनली गड्ढा आ गया, तुम एकदम फुल स्पीड में हो तो गाड़ी फेंकाव का भी जाता है, कंधा में बहुत जबरदस्त चोट लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सडन जर्क का टाइम को क्या करता है, रिड्यूस कर देगा, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डैमेजिंग से बच जाओगे, ठीक है ना। तो जर्क के टाइम को dt को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, सॉरी बढ़ा देगा, और इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पर इंपल्सिव फोर्स लगता है, और हमारा कोशिश रहता है कि हम इंपल्सिव फोर्स से खुद को बचाएं, हम इंपल्सिव फोर्स से खुद को बचाएं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं नीड ऑफ कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। इस चीज का जरूरत आपको बोर्ड नीट में नहीं पड़ेगा, जेई में इसको समझने का जरूरत पड़ता है। अभी अभी हमने देखा ना जी, जो इम्पल्सिव फोर्स है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्या, टी समय में शुरू होता है और dt समय में खत्म हो जाता है। एक फोर्स एक तो वेरिएबल है, बहुत कम समय के लिए लग रहा है, तो आप सेपरेटली फोर्स को और टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ impulsive force and time cannot be possible, so it's बट कर देते हैं, सेपरेट कैलकुलेशन फोर्स का और टाइम का नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, ठीक है ना। बट प्रोडक्ट ऑफ both quantities can be
इजिली कैलकुलेटेड, बिकॉज ये किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, बिकॉज इट वॉज इक्वल टू डेल्टा पी डाल दें, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर क्या था, इम्पल्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इम्पल्स को बनाए, जो भी उस समय के साइंटिस्ट थे, क्योंकि फोर्स और टाइम अलग अलग कैलकुलेट होगा नहीं, तो एक ही साथ दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखिए इम्पल्स पे किस तरीके का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसका मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इवन फार्मूला बना के दे दे रहा हूँ, पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर वाला कहानी हो जाएगा। देखिए जैसे एक बॉल है जो बच्चों कोलाइड कर रहा है विथ ए, मान लो बैट से, बल्ले से, या फिर मान लो किसी दीवार से कर रहा है कोलाइड, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करता है, ये रिकॉइल कर जाता है, रिकॉइल समझते हो ना, बाउंस बैक हो गया, क्या हो गया, बाउंस बैक कर लिया। जैसे मान लो ये कोई बैट या कोई दीवार है, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना। सपोज कर लो कि इस तरफ आई कैप है, आई कैप है माने एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब एक तो बॉल आ रहा है जी, ऐसे चलते हुए आ रहा है, तो बताइए इसका आप इनिशियल मोमेंटम एम यू आई कैप लिख सकते हैं, या इनिशियल मोमेंटम को आप p1 वेक्टर लिख लीजिए, कोई दिक्कत। टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी बदलेगा ना जी, कि नहीं बदलेगा, तो मान लीजिए टक्कर के बाद इसका स्पीड हो गया v, इसका फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं mv, और डायरेक्शन वाइज आप इसको लिख सकते हैं माइनस आई कैप लिख सकते हैं। अब पूछे कि इम्पल्स बताइए, कितना आसान है इम्पल्स, मैग्नीट्यूड पूछता है तो क्या लिखेगा, P2 माइनस P1 का मॉडुलस, दैट्स इट। तो आप ये लिखेगा माइनस एम भी आई कैप लिखेंगे ना, और फिर माइनस एम यू आई कैप, ये ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दूं, ये आ जाएगा एम इंटू वी प्लस यू, यही है चेंज मोमेंटम, या कह लीजिए कि इम्पल्स, ठीक है। बॉल पर लगेगा लेफ्ट साइड में और दीवार पे लगेगा राइट साइड में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो बॉल है ना, बॉल पर इम्पल्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में, दीवार पर भी इम्पल्स लगेगा, कहाँ लगेगा, ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। देखिए आगे, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि बच्चों कहा देगा कि आते वक्त स्पीड क्या था u, और जाते वक्त भी स्पीड क्या था u ही था, लेकिन डायरेक्शन तो बदला है ना जी। पहले क्या था एम यू आई कैप, अब क्या हो गया माइनस एम यू आई कैप। तो यहाँ पर भी अगर आप इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम इंटू वी प्लस यू, इसका भी यू के बराबर है ना, तो कितना आ जाएगा 2mu, वी बराबर क्या कीजिएगा u, तो ये कितना आ जाएगा 2mu, ठीक है ना। चलिए अब आपको अगला बताते हैं जी। इसमें क्या होगा ना कि बॉल जो आएगा वो किसी एंगल पर आएगा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे आ रहा है और इधर चला गया, तो मान लीजिए आते वक्त इसका स्पीड क्या था u, और जाते वक्त स्पीड क्या था v मान लेते हैं, ठीक है। एंगल आप यहां से ले सकते हैं, सपोज थीटा, ठीक है, थीटा 1 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए थीटा 2 मान लीजिए, ठीक है। तो आते वक्त आप इसको ऐसे बढ़ा के देखिए, एक आ कहाँ रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, ये कहाँ रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, और ये थीटा 1, तो इधर भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा 1, तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा एम यू कॉस थीटा 1 आई कैप, इधर एम यू साइन थीटा 1
जे कैप निगेटिव होगा ना। टक्कर के बाद क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो टक्कर के बाद कहाँ जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम भी कॉस थीटा टू माइनस आई कैप, और नीचे क्या हो जाएगा, एम भी साइन थीटा टू माइनस जे कैप। तो इस तरीके से कंपोनेंट ब्रेक करना रहता है हमें, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए जो वॉल हम लिए हैं वो वॉल कैसा है, स्मूथ। तो समझिए कि यहाँ पर फ्रिक्शन का काम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वॉल के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ, इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग ओनली अलोंग कहाँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर एंड नॉट टेंजेंशियल, मतलब वॉल के अलोंग। टेंजेंशियल का मतलब हाँ, वॉल के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, ये समझना होगा आपको। अब जहां फोर्स नहीं है वहां चेंज मोमेंटम आएगा, तो लिख दे रहा हूं, फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना, वॉल के पैरेलल क्या लिए होंगे आप, वाई लिए होंगे। इधर क्या लिए थे, एक्स, इधर वाई। तो वॉल के पैरेलल आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस ना। तो वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो वाई एक्सिस में चेंज मोमेंटम या आप इंपल्स कह लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि एम यू साइन थीटा वन इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा टू, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं, एक्स के डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा, एक्स के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यानी एक्स के डायरेक्शन में हम चेंज मोमेंटम या इंपल्स निकालेंगे, बहुत आसान है। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, ये वाला, इनिशियल क्या था, ये वाला, बोलिए। यस सर। तो देखिए इसको लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, एम भी कॉस थीटा टू माइनस आई कैप माइनस एम यू साइन है, नहीं कॉस है, कॉस थीटा वन आई कैप। आप देखो दोनों ऐड हो जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। इसको आप लिख सकते हो एम, नीचे लिख देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, एम खाली कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है, क्या एम कॉमन, भी कॉस थीटा टू प्लस यू कॉस थीटा वन। तो इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है तुम लोग को भारी लग रहा होगा, मैं भी ऐसा सवाल जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं। अब हम नीट वाला बताते हैं जो कि बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे बता देंगे, नोट करो, बताते हैं। देखिए बच्चों, इम्पल्स पे आपको आखिरी सवाल करा देते हैं। ये आपको तीसरे वाले टाइप पे है, लेकिन थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। इसमें क्या कहेगा कि आते वक्त स्पीड क्या था, यू, और टकरा के जब गया तब भी स्पीड क्या था, यू। तो मोमेंटम के लिए क्या करो, मास से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इधर भी कर लो। और इसमें क्या होगा कि ये थीटा और ये थीटा क्या रहेगा, बराबर। जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही। अब इसको यहाँ पे ऐसे तुम प्रोड्यूस करो, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या बोलो, यस सर। अब ये थीटा हो जाएगा ना, इधर का कंपोनेंट एम यू कॉस थीटा आई कैप होगा ना, इधर का जी एम यू साइन थीटा
माइनस जे कैप, ये टक्कर के पहले का है, ये टक्कर के पहले का है। टक्कर के बाद देखो अब इसका कॉम्पोनेंट इधर क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा माइनस आई कैप, और नीचे वाला सेम हो जाएगा एम यू साइन थीटा माइनस जे कैप। दोनों के बीच में बाउंड्री मार लो, ये क्या है बिफोर वाला है, ये क्या है बिफोर वाला, और ये क्या है आफ्टर। अब देखो वाई वाला बदला है क्या, नहीं बदला है वाई वाला, क्यों, क्योंकि अभी बताए थे वाई के अलावा कोई फोर्स रहता ही नहीं है, तो नहीं बदलेगा। फोर्स सिर्फ किसके अलावा रहता है, एक्स, टक्कर होता है सब, ठीक है। तो समझ लो इम्पल्स इन वाई एक्सिस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस, जो कि कितना है 0, कुछ भी नहीं है। इम्पल्स इन एक्स एक्सिस का मतलब चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। तो देख लो फाइनल क्या है, एम यू कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा माइनस 2mu cos थीटा आई कैप। अब मैग्नीट्यूड देखना है ना हमें, तो कितना आ जाएगा 2mu cos थीटा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज कभी कभी कर सकता है, यहां से थीटा दे देगा, दे सकता है ना। तो जहां तुमको cos दिख रहा है वो क्या हो जाएगा साइन, और जहां साइन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा cos, कितना तो कर ही सकते हो, छोड़ दे नहीं है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड लॉ करते हैं, ठीक है।